नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप जानते हैं कि भारत के किसानों पर कितने लाख करोड़ का कर्जा है? इन किसानों में से कितने छोटे और मझोले किसान हैं और कितने खेती पर आधारित बिजनेस करते हैं? कई बार हम खेती पर आधारित बिजनेस के लोन को भी किसान के लोन में शामिल कर लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सितंबर 2016 में राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बताया था कि भारत के किसानों पर 30 सितंबर 2016 तक 12,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इनमें से 9,57,000 करोड़ रुपए का कर्जा व्यावसायिक बैंकों ने किसानों को दिया है। 12,60,000 करोड़ में से 7,75,000 करोड़ का कर्जा फसलों के लिए लिया गया है। तब पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा था कि सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे कर्ज वसूली पर नकारात्मक असर पड़ता है। सितंबर से मार्च आते आते राजनीति और सरकार के भीतर काफी कुछ बदल गया है। यूपी की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री ने हर रैली में कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसकी कैबिनेट की पहली बैठक में छोटे और सीमांत किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। यही एक लाइन है। बीजेपी ने यही बात घोषणा पत्र में भी कही है। यह भी कहा है कि सीमांत और लघु किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिलाएंगे। 2008-9 में किसानों का 60,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था। आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोक दल के सांसद दुष्यंत चौटाला को शक हुआ कि सरकार वादा भूल जाएगी जब लोकसभा में उन्होंने गुरुवार को सवाल उठाया तो कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार यूपी में किसानों का कर्जा माफ करेगी। जो भी कर्ज का भार होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। कि यूपी के छोटे किसानों के कर्ज माफी का भार केंद्र सरकार करेगी तो क्या वो पंजाब के किसानों की कर्ज माफी का भी भार उठाने जा रही है? वहां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सभी किसानों के कर्ज 6 महीने के भीतर माफ कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने उन किसान परिवारों को 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है जहां किसी ने आत्महत्या की है। जो फैसला यूपी में बीजेपी सरकार पहली बैठक में लेगी, क्यों नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार भी पहली बैठक में किसानों का कर्जा माफ कर दे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा। किसानों ने अलग अलग मसलों पर प्रदर्शन किए मगर कामयाबी नहीं मिली। यूपी से किसानों को एक बड़ी जीत ये मिलेगी कि सरकार की पहली बैठक में उनके बारे में फैसला लिया जाएगा। इससे किसान एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे। मगर बैंक क्यों परेशान है कि कर्ज माफी ठीक नहीं है? हमने आपको बताया कि 12.5 लाख से अधिक के कर्जे में 9.5 लाख करोड़ कर्ज कमर्शियल बैंकों ने दिए हैं। कर्ज माफी से उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है जब कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कह रहे हैं कि यूपी के किसानों की कर्ज माफी का भार केंद्र सरकार उठाएगी। खेती का लोन माफ करने से कर्ज का अनुशासन टूटता है। ये किसी और ने नहीं बल्कि देश की सबसे बड़े बैंक की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि किसानों का समर्थन होना चाहिए मगर कर्ज अनुशासन की कीमत पर नहीं। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करना ठीक नहीं है, इससे किसानों को नुकसान होता है। एसबीआई के प्रमुख का बयान सुनते ही कांग्रेस के विधायक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। विधानसभा के भीतर भी बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने लगे कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य सरकार क्यों नहीं कर्ज माफ कर रही है? शिवसेना भी विपक्ष की इस मांग का सरकार में रहते हुए समर्थन कर रही है। 31 दिसंबर 2016 की शाम प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान तो नहीं किया मगर उनके लिए ब्याज माफी की घोषणा की। माफी की यह योजना सभी किसानों के लिए नहीं थी, उन्हीं किसानों के लिए जो जिला सहकारिता बैंकों और प्राइमरी सोसाइटी से जिन्होंने लोन लिया है उनके 60 दिनों का ब्याज सरकार भरेगी, ऐसा ऐलान हुआ था। उस वक्त यह भी कहा गया था कि किसानों के कर्ज के लिए 21,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और नाबार्ड के जरिए 20,000 करोड़ और उपलब्ध कराए जाएंगे अगर मगर इसमें होते ही होंगे। यानी 60 दिन का सिर्फ ब्याज माफ हुआ होगा। ये किसान जानते होंगे बेहतर। कर्जा माफ नहीं हुआ बल्कि कर्ज देने की राशि और बढ़ा दी गई ताकि किसान को लोन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ के कृषि ऋण का प्रावधान किया गया है। अपने आप में इसे रिकॉर्ड बताया गया है। किसानों को कर्ज की तो कभी कमी नहीं होगी इस राशि से, मगर यहां सवाल कर्ज माफी का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में खेती के उपकरण और ट्रैक्टर लोन के लिए एक बार में सेटलमेंट स्कीम का ऐलान किया। इसमें बैंक ट्रैक्टर लोन लेने वाले किसानों को 40% छूट दे सकते हैं।
25 लाख तक के लोन लेने वालों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। बैंकों को लगता है कि 6,000 करोड़ लोन का लौटना अब मुश्किल है, इसलिए कुछ रियायत देकर जितना आ सके उतना पैसा वापस करा लिया जाए ताकि रिकवरी रेट बढ़े। उत्तर प्रदेश के किसानों ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के हरीश दामोदरन ने अपने अध्ययन से बताया है कि पहले 2 चरण के 168 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान गन्ना किसानों और आलू के किसानों के रूप में की जा सकती है। गन्ना बेल्ट की 106 सीटों में से 83 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। तब जबकि मार्च 10 तक चीनी मिलों ने गन्ना किसानों के करीब 4,000 करोड़ नहीं चुकाए थे। इस बेल्ट में भी किसानों ने नोटबंदी के चलते अपनी परेशानी बताई थी। आलू बेल्ट की 62 सीटों में से 50 पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की। नोटबंदी से पहले आलू 700-800 प्रति क्विंटल बिक रहा था। नोटबंदी के दौरान इसका भाव गिरकर 300-400 प्रति क्विंटल पर आ गया। इसके बाद भी किसानों ने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया और बीजेपी की बम्पर फसल लहलहाने लगी। नोटबंदी के बाद भी किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया है। बीजेपी अपने इस नए मतदाता वर्ग का भरोसा तो नहीं तोड़ेगी। 16 मार्च के फाइनेंशियल टाइम्स में कर्मवीर सिंह ने लिखा है कि छोटे और सीमांत किसानों को इसमें संख्या बढ़ा करके बताना, छोटे और सीमांत किसानों को 85,000 करोड़ का लोन दिया गया है। राज्य के खजाने में शायद इतना पैसा ना हो, क्योंकि क्या केंद्र सरकार यूपी के किसानों का 85,000 करोड़ रुपया माफ करेगी? गुरुवार को ही कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने लोकसभा में क्या कहा जब किसानों की स्थिति पर चर्चा हो रही थी कि केंद्र सरकार यूपी के किसानों की कर्ज माफी का भार उठाएगी। कितना उठाएगी, क्या देगी, ये हम नहीं जानते, मगर सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात बिल्कुल अलग है कि कर्ज माफी से किसानों को लाभ नहीं होता है। ये कहा जाता है 2009 के बाद कर्ज माफी हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक बार माफ कर देने पर हर साल किसान चला आता है कि कर्ज माफ कीजिए। वो लगभग 7-8 साल के बाद मांग कर रहा है, या राजनीतिक दल कोई सरकार वादा कर रही है। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होने जा रही है कि किसानों का लोन माफ होना चाहिए, जो छोटे हैं और जो सीमांत किसान हैं। तो इतने लंबे समय के बाद ये मांग हो रही है। अब आते हैं बैंकों के बारे में। एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट का आपने सुना होगा, बैंकों पर इसका दबाव बढ़ रहा है। उद्योग जगत कर्ज नहीं चुका पा रहा है, लिहाजा पिछले 15 महीने में एनपीए दुगना हो गया। सितंबर 2015 में 3,49,000 करोड़ था एनपीए, जो एक साल के भीतर सितंबर 2016 में 6,68,000 करोड़ का हो गया, उससे भी अधिक। 15 मार्च को वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च की तिमाही में एनपीए का बढ़ना कुछ थमा है, क्योंकि स्टील सेक्टर में सुधार होने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंक को एनपीए की वसूली में काफी दिक्कत आ रही है। मार्च 2014 में कुल एनपीए का 18.4% ही वसूला जा सका। मार्च 2016 में कुल एनपीए की वसूली घटकर 10.3% पर ही रह गई, यानी रिकवरी कम हो गई है। बैंकों के एनपीए के कारण भी यह तर्क चल पड़ता है कि जब उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों उनसे नहीं वसूले जा रहे हैं, तो किसानों के भी लोन माफ कर दिए जाने चाहिए। अर्थशास्त्री की तरह देखेंगे तो ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण समस्या है। किसी भी सरकार के लिए इतने लाख करोड़ का या 1,000 करोड़ का कर्ज माफ कर देना आसान नहीं है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक तौर पर भी। लेकिन राजनीतिक फैसलों को आप इस तरह से नहीं देख सकते। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बृंदा जागीरदार हैं, आप पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। प्रोफेसर राम कुमार साहब हैं मुंबई से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से, और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, और आप अखबारों में काफ़ी आर्टिकल वगैरह लिखते रहते हैं। बृंदा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों बैंकों को लगता है कि किसानों की कर्ज माफ़ी, इसमें एक राइडर लगाया कि छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल, छोटे और सीमांत किसानों की ही कर्ज माफ़ी होने जा रही है यूपी में। पहले तो हम ये एक देख लें कि जो एसबीआई के चेयरमैन ने कहा है, एसबीआई के चेयरमैन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए जो कह रही हैं उसको जरा हम ध्यान से मुझे इस बात से कोई मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो कितनी रिस्पेक्टिव है। उन्होंने जो बात कहा है, यहाँ सब रिस्पेक्टिव हैं। उन्होंने जो बात कही है, मैं ये आपसे अब जानना चाहता हूँ कि क्या है, मतलब ये कर्ज माफी करना आप लोगों की समझ में क्यों ठीक नहीं? उन्होंने
हाँ, क्योंकि ये और सिर्फ किसानों के लिए नहीं, वो एक जनरल स्टेटमेंट कह रही हैं, क्योंकि इवन जो उद्योगपति है जो नहीं रिटर्न कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अभी बहुत ही प्रेशर है और उनको भी बहुत प्रेशर है रिटर्न करने के लिए। अभी क्या होता है, अगर पूरी एक अक्रॉस द बोर्ड अगर आप ऐसे माफ कर दें, तो जिन लोगों ने भर दिया है, किश्त भर दिया है, जिन लोगों ने अपना लोन रिटर्न कर दिया है, उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे साथ तो कोई धोखा हुआ है, हमने तो सब कर दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको एक एडवांटेज मिल रहा है। जहां पर ये भी बात सही है कि किसानों के ऊपर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बोझ है, और कहीं कहीं जगह पे ड्राउट भी चल रहा है। तो ऐसी जगह पे जहां पर रियली जहां किसानों की फसल खत्म हुई है, खराब हुई है, तो उन लोगों को सच में उनको माफ करने में कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आप ऐसा एक पॉलिसी जब बना दें, तो फिर उसमें जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो एक बिगड़ जाता है। और दूसरी बात क्रेडिट डिसिप्लिन, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्रेडिट डिसिप्लिन कहां है? अगर बैंक के अंदर पैसा वापस नहीं आएगा, तो नेचुरली सेकेंड राउंड में बैंक को रिटर्न करने के लिए नहीं, मेरा ये सवाल है, ये क्रेडिट डिसिप्लिन कहाँ है? बड़े बड़े उद्योगपति जो डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, एक मिनट सुनिए। देखिए, बोरोज रिटर्न। हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति जो क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, उनका तो हर साल एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो वो तो खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है। तो अगर कोई सरकार, राजनीति, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यूपी के किसानों का कर्जा पहली मीटिंग में माफ होगा, तो उनको बाकी चीजें भी तो समझ में आती होंगी ना। नहीं, यूपी के किसानों का अगर कोई ये कर्जा माफ कर रहे हैं, उसमें आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर आप अक्रॉस द बोर्ड बोलें कि जो भी लोन ले वो वापस नहीं, उसे वापस करने की जरूरत नहीं है, तब एक प्रॉब्लम होता है। और जहां तक आप उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों को देखिए आज क्या हालत है, उनको दे आर ऑल इन अ हरी टू सेल ऑफ सो मच ऑफ देयर एसेट्स। सो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर है। और पहली बार ये हो रहा है कि जो स्टील में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, टेक्सटाइल्स में हो, सारे ही उद्योगपति, टेलीकॉम में हो, तो वो अपने एसेट्स को सेल करके अपना लोन जो है उसको सेटल करने में लगे हुए हैं। और अभी बैंक्रप्सी कोड भी लागू हो गया है, तो इसलिए उद्योगपति अभी कहीं भी कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए आप ये कहना ठीक नहीं है कि उद्योगपति बच रहे हैं, इसलिए हम किसानों को भी माफ कर दें, ये बात ठीक नहीं। किसानों के ऊपर जहां पर जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। राम साहब, अभी वृंदा जी कह रही हैं कि उद्योगपति काफी संकट में अपने एसेट वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन मैं डेटा देख रहा था कि हर जगह 42% जब से 2014 से और उससे पहले भी किसान आत्महत्या करते रहे, तो उनकी आत्महत्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 3 महीने में 200 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। तो ज़रूर किसान भी बेचारे बहुत प्रॉब्लम में होंगे, अपना एसेट बेच रहे होंगे और अपने आप को सुसाइड कर रहे होंगे। पर क्या आप अर्थशास्त्री हैं, इस तर्क से आप सहमत हैं क्या? क्योंकि देखिए, खुद मैं भी मतलब अजीब से तुलना कर देता हूं कि नहीं मालूम कि ये तुलना सही है कि नहीं है, कि जब एनपीए में इतने लाख करोड़ है और उसमें इतनी रियायत है, एक तरह से उन्हें छूट है, तो क्यों नहीं किसानों को भी ये छूट मिलनी चाहिए? इस नज़र से भी, और जो अरुंधति जी का तर्क है उस नज़र से भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? रवीश जी, मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम देखें, तो उनकी और बैंक्स की इंटरफेस में कोई कर्ज माफ़ी की बात कुछ नई बात नहीं है। कर्ज माफ़ी इंडस्ट्रियल्स को और किसानों को बहुत सालों से दी जा रही है, एक तरीके से, नहीं तो दूसरी तरीके से, तो कोई क्राइम नहीं है ये। और कब कर्ज माफ़ी देनी चाहिए? कर्ज माफ़ी की ज़रूरत तब पड़ती है जब प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस इंडस्ट्री में या उस एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो पॉलिसी रिलेटेड रीज़न से या कोई और रीज़न से बहुत नेगेटिव में चली जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है, तब इस तरह की कर्ज माफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम भारत के किसानों की बात देखेंगे तो 2011 के बाद अगर हम एग्रीकल्चरल जीडीपी का ग्रोथ रेट्स देखें हर साल की, तो एक साल छोड़ के किसी भी एक साल में वो 1.5% से ज़्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चर में हम देख नहीं सकते। एक साल में 4% तक ग्रो हुआ तो 13-14 में, उसके बाद 1% 1.5% के पास ही रहा है। और इसकी वजह से छोटे जो किसान जो है वो काफ़ी संकट में है पूरे भारत में। तो कर्ज माफ़ी की जो मांग है किसानों की, वो एक सही मांग है, वो एक रियलिस्टिक मांग है।
दूसरी बात ये, अगर हम बैंक्स की ओवरऑल इकोनॉमिक पोर्टफोलियो और लोन पोर्टफोलियो से कंपेयर करके इसको देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि टोटल एग्रीकल्चरल लोन जो है एसबीआई जैसे बैंकों में 8 या 10% से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लोन्स की परसेंटेज जो है, वो शेयर जो है वो उससे ऊपर जाता नहीं है। ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो जो 25,000 रुपये से कम जो लोन लेता है वो सिर्फ 0.5% ऑफ लोन्स में अकाउंट करता है। और अगर आप 2 लाख से कम जो लोन लेता है उनकी प्रतिशत हम लेंगे तो करीब 8% के आसपास आता है। बस दूसरी तरफ 11,000 लोग करीबन 31%, 31% ऑफ द लोन्स जो है वो लेते हैं, 11,000 लोग। और दूसरे 32,000 लोग लेते हैं 15% लोन। तो करीबन 46% जो लोन जो है वो मिलता है करीबन 43,000 लोगों को, 43,000 लोगों को मिलता है करीबन 46% ऑफ द टोटल लोन्स गिवन बाय बैंक्स। अभी तीसरी बात हम देखेंगे, तो मैं बात ये कर रहा हूं कि छोटे किसान और छोटे बोरोवर जो है वो बैंक्स के टोटल लोन पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो उसकी एक छोटा पार्ट होता है। वो उसका एनपीए जो है वो बैंक्स के बैलेंस शीट पे उतना असर नहीं डालता जितना एनपीएस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डालता है। तीसरी बात, एनपीएस में आते हैं तो हम देखेंगे कि मिनिस्टर ऑफ फिनांस की एक रिप्लाई है पार्लियामेंट में कुछ महीने पहले, उसके हिसाब से सिर्फ 661 लोग जो है उनका जो एनपीए है करीबन 4 लाख करोड़ तक है। तो ये करीबन पकड़ लीजिए 650 लोग, 650 लोग जो हैं उनका एनपीए जो है करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास आता है। इसमें कोई किसान नहीं है, इसमें पूरी जो है एक कॉर्पोरेट के लोग हैं। और इनकी जो कर्ज माफी की जो मांग है, ये जो वन टाइम सेटलमेंट और दूसरी मांगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, वो ये मांग के वो पूछता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो काफी खराब है, इसके लिए हमें कर्ज माफी की जरूरत पड़ेगी। यही आर्ग्यूमेंट किसानों पे क्यों नहीं अप्लाई होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि 2011 के बाद एक साल को छोड़ के एग्रीकल्चरल जीडीपी जो है 1.5% से ज्यादा ग्रोथ उसमें नहीं आई। तो यही आर्ग्यूमेंट यूज करके ये अच्छी तरह मांग, एक जेन्युइन मांग आगे रख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लोन्स जो बैंक्स के टोटल लोन पोर्टफोलियो के एक छोटा ही पार्ट बनता है, उनको कर्ज माफी का हक बनता है। ये तो बैंक वृंदा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। राम ने कहा, वृंदा जी आप कुछ कहना चाहेंगे जो प्रोफेसर राम ने कहा? नहीं, नहीं, उन्होंने ये ठीक ही कहा है कि जो पोर्टफोलियो में उनका जो शेयर है वो बहुत कम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, लेकिन इफ यू टेक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स तब ये बहुत लार्ज है, क्योंकि ये बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं आई अग्री कंप्लीटली कि जहां पर जेन्युइन प्रॉब्लम है, जहां पर छोटे किसान हैं और उनको जब प्रॉब्लम होती है तो वहां पर कर्ज माफ करने में जरूर ये इश्यू होना चाहिए, उनकी कर्ज जरूर माफ की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा उसको एक जनरल पॉलिसी ना बना दें, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल जो बड़े किसान हैं जो एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देते लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स के पीछे छुपते हैं, ऐसे लोग को भी वो भी एडवांटेज ले लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसानों को सिर्फ कर्ज माफ करने में इट्स नॉट इनफ, उनको मार्केटिंग में सपोर्ट दें। अभी देखिए फॉर एग्जांपल तूर दाल के प्राइसेस जब गिरे तो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया, उससे किसानों को हम इस पे आएंगे मार्केटिंग में, उनको प्रोडक्शन में, उनको क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज। मेरी आवाज वृंदा जी को देर से पहुंच रही है। प्रोफेसर राम, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये धारणा कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से बहुत पैसा कमाते हैं और उसके पीछे छुपकर टैक्स नहीं देते, उनको इस तरह के लोन माफी से फायदा होता है, क्या ये डेटा है इसके पक्ष में? क्या ये बात सही है, ये धारणा सही है? रवीश जी, मैं ये बात साफ साफ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मेरे मानने में भारत की एग्रीकल्चरल क्रेडिट की जो स्टोरी है वो एक स्कैम की तरह है। अच्छा, ये मैं एक मिनट देंगे तो मैं उसको साफ साफ बता देता हूँ एक आंकड़ों के साथ। समझ लीजिए कि 10 लाख करोड़ जो है वो किसानों को लोन के हिसाब से दिया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है करीब 10 लाख करोड़ है, पिछले बजट में भी बोला गया है।
उसमें अगर हम समझेंगे कि एक किसान 2 लाख से ऊपर लोन नहीं लेता है, ऐसा हम समझेंगे, तो हम आरबीआई का डेटा यह दिखाता है कि सिर्फ 45% लोन ऐसे हैं, जो एग्रीकल्चरल लोन ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए से कम साइज वाला है। बाकी जो है 2 लाख से ज्यादा है, कुछ लोग कुछ 1 करोड़, कुछ 2 करोड़, कुछ 25 करोड़, उसके ऊपर भी जाता है। ये किसको जा रहा है? ये ज्यादातर एग्री बिजनेस कंपनीज, प्रोसेसिंग फर्म्स, और वो टैक्स तो देते होंगे ना राम साहब, वो टैक्स तो देते होंगे ना एग्री बिजनेस। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि किसानों को बैंक जो क्रेडिट देता है वो जितना आंकड़े दिखाते हैं उतना लोन जो है किसान तक पहुंचता नहीं है। 2 चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि छोटा किसान जो है, इन पर्टिकुलर छोटा किसान जो है, वो बैंक से नहीं ज्यादा लोन देता है। 50% तक उसका लोन जो है वो साहूकारों से लेता है। इसका मेन कारण यह है कि बैंक जो है उनको लोन नहीं देता है। इसके आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 लाख से कम लोन साइज का एग्रीकल्चरल लोन लेने वाला जो किसान है वो सिर्फ 46 और 45% है। इसका मतलब यह है कि अगर 10 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल लोन बताया जाता है, उसमें सिर्फ 5 लाख करोड़ ही शायद किसान तक पहुंच रहा है। बाकी 5 लाख करोड़ जो है वो बाकियों को जा रहा है। इसमें जो आपने बोला, जो फार्म हाउस खरीदते हैं या कुछ और हाई वैल्यू क्रॉप्स का लार्ज इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, जो टैक्स छुपाने के लिए एग्रीकल्चर में पैसा लगाते हैं, इन सबको इसका फायदा मिलता है। ये बाकी 5 लाख करोड़ जो है उनको जा रहा है, किसान को नहीं जा रहा है। उनको भी कर्ज माफी की बेनिफिट जो है मिल जाती है। किसान है पुष्पेंद्र जी, अब आपके पास आता हूँ। इन दोनों के अलावा नई बात आप क्या बताएं? आप तो यूपी आपकी तो बल्ले बल्ले होने ही जा रही है जब किसान माफी हो रही है। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी के किसानों को कर्ज माफी की जरूरत है? देखिए, इसका भी जवाब दीजिएगा जो वृंदा जी ने कहा। जी, सबसे किसे ज्यादा जरूरी है? पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी में किसे ज्यादा माफी की जरूरत है? देखिए, माफी की आवश्यकता तो लगभग सारे देश के किसानों को ही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और वृंदा जी ने जो बात कही कि साहब बहुत जबरदस्त प्रेशर है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, मैं उनसे एक प्रश्न पूछूंगा बाद में कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज तक आत्महत्या की है कर्ज में दब के, ये आप बता दें। जबकि पिछले 20 साल में ही लगभग 3.25 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है इस पूरे देश में। और इस देश में प्रोफेसर राम कुमार जी ने जो बातें कही हैं बहुत बढ़िया कही हैं। और जो तमाशा हो रहा है उसको अगर मुझे 1 मिनट आप दें तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं। ये मैं एक बार चार्ट बना करके लाया हूं। इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ का एनपीए है, जो धन्ना सेठों बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है। ठीक। और लगभग 9 लाख करोड़ ही आयकर विभाग का बकाया है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और धन्ना सेठों के ऊपर। वेरी राइट, बहुत अच्छा। और लगभग 9 लाख करोड़ ही हर साल बजट में इंसेंटिव के नाम से तमाम तरह की टैक्स छूटें बड़े इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं। पहले इसको रेवेन्यू फॉरगोन नाम से बजट में स्पष्ट रूप से छापा जाता था, लेकिन अब इसको छुपा करके कहीं कोने में छाप दिया जाता है। और लगभग 9 लाख करोड़ ही इस देश में किसानों का कर्ज है। थोड़ा और ऊपर कीजिएगा। जी, लगभग 9 लाख करोड़ ही किसानों का कर्ज है। ये आप देखें। तो हमारा, और अगर ये तीनों जोड़ दूं मैं, तो ये तीनों जो लूट और छूट है ये लगभग 27 लाख करोड़ की है रवीश जी। और कृषि जीडीपी 25 लाख करोड़ की है। इसमें एक जो वित्त मंत्री वाला मंत्रालय जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से माफी नहीं है, जो एनपीए है उनकी वसूली होती है, वसूली का प्रतिशत बहुत कम है और किसी और खाते में रख के उनको वसूलने का प्रयास किया जाता है। देखिए, आपको जो इसमें लूट, ये छूट की बात स्पष्ट दी गई है 9 लाख करोड़ के आसपास की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हर साल ये हो रहा है। और इसको भी अगर आप देखेंगे, जो बैंकों का एनपीए है ये भी साल दर साल कभी 2 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़ इसको माफ कर दिया जाता है। मुझे बताइए कि यूपी के किसानों को, छोटे और मझोले किसान, जैसा राम ने कहा कि वो 45% ही होते हैं, अगर 2 लाख से नीचे मान लिया जाए, मान लीजिए सरकार 2 लाख वालों को छोड़ देती है, मतलब सरकार पे भी तो रहम कर रही है ना, उसके पास कोई खजाना थोड़ी पड़ा हुआ है, लेकिन छोड़ देती है, नीचे जब आती है तो ऐसे 40% किसानों को माफ करती है, तो ये बड़ी राहत नहीं है क्या? देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये 2014-15 का मैं नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट का आंकड़ा लाया हूं। कम समय है, जल्दी बताएं। इसमें
लगभग 40% छोटे और मझोले किसानों का कर्जा होता है। हाँ, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक फिल्टर और लगाया है उसमें। दूसरा है कि फसली ऋण, मतलब एक फसली ऋण होता है यानी क्रॉप लोन, और दूसरा सावधि ऋण होता है टर्म लोन। तो फसली ऋण, उसके बाद छोटे मझोले किसानों का। और अगर आप फाइन प्रिंट इसका पढ़ेंगे तो आपको अंत में पता लगेगा, क्योंकि रिपोर्ट जो अखबार में छपी है, सरकार ने इतना ही कहा है कि छोटे मझोले का माफ करेंगे, तो जितना कहा है अभी उतने पे टिकते हैं। 8,500 करोड़ की फिगर आज स्वयं इन्होंने कही है, अरुंधति जी ने। अच्छा, जो हाँ कि 8,500 करोड़ का बैंकों पे इसका बोझ पड़ेगा। असल में ऋण लगभग, इसको भी मापा जाए तो लगभग 85-90 लाख करोड़ के 90,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन माफ करने जा रहे हैं ये केवल जो है 8,500 करोड़। इससे पता लगता है कि ये जो एनपीए में बदल चुका है किसानों का, हो सकता है ये केवल उसको माफ जी करें। कह रहे हैं कि यूपी के किसानों पर फाइनेंशियल टाइम्स में भी छपा था कि 85,000-90,000 करोड़ का कर्जा है, तो सब ना समझे कि उनकी माफी हो रही है, कोई 8-9 हजार करोड़ ही माफी होगी। लेकिन सरकार ने इस तरह के आंकड़े नहीं दिए हैं। सरकार ने कहा छोटे और सीमांत किसानों के लोन माफ होंगे। तो अगर मगर सरकार की तरफ से नहीं लगा है। एक ब्रेक लेंगे। वृंदा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि जहां तक आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या का सवाल है, हाँ, जहां तक किसानों की आत्महत्या का सवाल है, वो बहुत ही ट्रैजिक है। वो इट शुड डेफिनेटली बी कंडेम्ड। इंडिपेंडेंस के 60 साल बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल सरकारों की बिल्कुल ये फेलियर ही मैं कहूंगी। लेकिन जैसे प्रोफेसर राम ने बताया, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, वो कितने ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया है और उस दबाव में वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए ये आप इस प्रॉब्लम का सारा जो है, इसको आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स या बैंक्स के डोर्स पे ना डालें। और दूसरी बात, जो जहां पर जब कर्ज माफी की बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, उसको राइट ऑफ नहीं किया जाता है, उसको रिकवरी प्रोसेस में डाला जाता है और एक एसेट रिकवरी कंपनीज जो है उनको बेच देते हैं, ये ऋण बेच देते हैं, अपने बुक से निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको इतने सारे जो लाख जो नंबर्स बता रहे हैं। आप इस पे कुछ काउंटर दे सकेंगे? जो अभी इन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के दरवाजे पे ना डाला जाए, अभी जो इन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के किसान जो आत्महत्या करता है वो बैंकों से भी लोन लेता है और साहूकारों से भी लोन लेता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको बैंक से जो नोटिस मिलता है लोन का, और बैंक का मैनेजर घर पे आता है और वो दूसरा दिन वो किसान आत्महत्या कर लेता है। ऐसा भी हुआ है और यही बात जो है साहूकारों के साथ भी हुआ है। तो ये कहना, मैं एक करिश भी आपने एक मौका दिया तो मैं एक दो चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा इस मामले में। वृंदा मैडम ने थोड़ी देर पहले बोली कि उनकी जो बात है वो सही है। देखिए 2008 में जब दूसरी कर्ज माफ़ी हुई, 1989 में फर्स्ट कर्ज माफ़ी हुई और उसके बाद 2008 में हुई। 2008 में जो हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का था वो करीबन 50,000 करोड़ का था, उससे ज़्यादा नहीं था। 50,000 करोड़ सरकार ने बैंकों को दे दिया। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल में 2013 से 2016 तक बैंकों ने जितना एनपीए जो है वो राइट ऑफ किया है, वो अगर आप देखेंगे तो उसकी 3 गुना है। मतलब करीबन 1.5 लाख करोड़ जो है बैंकों ने एनपीए राइट ऑफ किया। इसमें जो किसान का जो शेयर है वो काफ़ी कम है। तो 1.5 लाख करोड़ कहाँ है और 50,000 करोड़ कहाँ है, ये हम पता कर सकते हैं। दूसरी बात, कर्ज माफी जो है वो एक बैंडेड की तरह है। वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। राम, हम इस पे आज चर्चा नहीं कर पाएंगे, आज नहीं कर, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन हम करेंगे जरूर आपके ट्रैक्टर वाली बात पे। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि शुरुआत तो हो रही है ना। पहले तो एकदम 2.5 साल से ब्रेक लगा हुआ था कर्ज माफी की किसी भी बात पे, तो अब शुरुआत हो रही है शर्तों से। 60 दिन का ब्याज माफ हुआ, इसमें भी कुछ शर्त हो सकती है, लेकिन कुछ माफ होगा तो फिर आगे जाके भी माफ होगा। देखिए, ये इसी तरह के छोटे छोटे चोंचले से कर दिए जाते हैं। मैं इस देश में हो क्या रहा है वास्तविकता में आपको बता दूं, किसानों के साथ क्या धोखा हो रहा है। कहा यह जाता है कि हम किसानों को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। वास्तविकता ये है रवीश जी कि खाद्य महंगाई दर यानी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए कि भाई सामान्य जनता की थाली महंगी ना हो जाए,
सारा का सारा बोझ सरकारें आती हैं और किसानों के ऊपर डालने का काम करती हैं। जी, कैसे करती हैं मैं बता देता हूं, समय नहीं है, 30 सेकंड है बस बिल्कुल 30 सेकंड में। जो एमएसपी है उसको यदि आप 1970 में एमएसपी 76 रुपए क्विंटल गेहूं की थी तो आज 1625 रुपए है, लगभग 20-22 गुना हुई है। अब पाकिस्तान में आप चले जाओ 2400 रुपए, चीन में 2800 रुपए आज भी है। तो ये जो अंतर है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें और अन्य महंगाई आप देखें तो लगभग 300 गुना बढ़ चुकी है। तो सारा का सारा महंगाई दर को काबू रखने का, खाद्य महंगाई दर को बोझ जो है किसानों के मत्थे मढ़ा जा रहा है, उनको मालूम भी नहीं है। और जब तक हम लोग जो है, एक फार्मूला मैं बता दूं कि इन्होंने 1.5 गुना करने का वायदा किया था, फसलों की लागत वो अलग बात, मूल्य दूंगा, इसके बाद भी यूपी के किसानों ने वो 1.5 गुना नहीं किया है और 15 लाख भी नहीं दिया। इसके बाद भी यूपी के किसानों ने आप लोगों को नहीं चुना है, बीजेपी को चुना है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी जाके समझने की जरूरत है। ब्रेक के बाद हम हम जरूर कोशिश करेंगे कि लोन माफी के अलावा और क्या किया जा सकता है, शायद जल्दी ही इस पहलू पर बहस करेंगे। ब्रेक के बाद हम पंजाब के बारे में बात करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। 3 मंत्री दलित समाज से हैं। लंबे समय के बाद पंजाब का दलित वोटर कांग्रेस की तरफ लौटा है। पंजाब में 2012 में बसपा का वोट प्रतिशत 4.29% था, जो इस चुनाव में घटकर 1.5 रह गया है। सबकी नजर नवजोत सिंह सिद्धू पर थी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने वाले मणिपुर में मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस गए सिद्धू क्या बनते हैं, ये सब देखना चाहते थे। शपथ लेने के बाद अमरिंदर सिंह का पैर भी छुआ, आशीर्वाद भी लिया, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। नवजोत सिद्धू को स्थानीय निकाय, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कुछ नहीं बोले, मीडिया से गुरु वगैरह कुछ नहीं बोले, मगर उनकी पत्नी नवजोत कौर ने मीडिया का सामना किया। मंत्री भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो हमने पहले ही आपको बोला कि हम कभी क्वेश्चन नहीं करते और मांगते नहीं है, पर जो भी रोल हमें दिया जाएगा, मैंने पहले ही क्लियर किया था कि उस पे एक डिफरेंस मिलेगा आपको, कि पंजाब में जो भी डिपार्टमेंट होगा उसमें आप एक डिफरेंस देखोगे। क्वेश्चन नहीं करती हैं तो फिर बीजेपी को बिना क्वेश्चन किए ही ये लोग कांग्रेस में चले गए। खैर, अब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक काम आसान करना चाहते हैं। उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि घोषणा पत्र से लेकर चुनावी रैलियों में क्या क्या वादे किए और क्या क्या उन्हें करना चाहिए। कई बार लोग मैनिफेस्टो जाने बगैर वोट दे देते हैं, मगर सरकार बनने के बाद फिर से मैनिफेस्टो याद कर लेने में कोई बुराई नहीं। पंजाब के नए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने भरोसा दिया है कि राज्य के हालात अब बेहतर होने वाले हैं। पहले ये भरोसा सुनाते हैं आपको। पंजाब के जो बड़े मसले हैं, मसले तो रोजी रोटी के हैं, मसले तरक्की के हैं, मसले रोजगार के हैं, मसले जो पंजाब में कारोबार का पहिया जो जाम हो चुका है, बंद हो चुका है, वो पहिया एक बार फिर पंजाब का चले। जो पंजाब के कारखाने हैं जिनके दिल धड़कने बंद हो गए हैं, वो कारखानों के दिल फिर से धड़कें। अमरिंदर सरकार में भी एक बादल हैं। 117 में से 77 सीटें जीतकर कांग्रेस को अपना वादा पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बशर्ते उन्होंने वादे करते वक्त दिक्कतों के बारे में ठीक से सोच लिया हो। कांग्रेस ने वादा किया था कि ड्रग्स की तस्करी में लगे अफसरों, नेताओं को पकड़ा जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, और वादा भी किया कि सत्ता में आने के 30 दिन के अंदर वो ड्रग डीलरों की संपत्ति जब्त कर लेगी। 16 अप्रैल तक, 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक रोज गिनिए कि कितने ड्रग डीलरों की संपत्ति जब्त होती है। अभी से ये काम शुरू कर दीजिए। पंजाब ओपियोड डिपेंडेंस सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य ओपीएम डिपेंडेंस सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 1.2% आबादी ड्रग्स की लत की शिकार है, जो वैश्विक औसत है 0.2%, उससे बहुत ज्यादा है। फरवरी से अप्रैल 2015 के बीच हुए इस सर्वे के मुताबिक पंजाब में 1.9 करोड़ की आबादी में से 2.32 लाख लोग ड्रग्स के शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर साल 7,500 करोड़ के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें से अकेले 6,500 करोड़ के हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है। यह आंकड़ा है। दूसरा वादा हम याद दिलाते हैं। यूपी में कैबिनेट की पहली बैठक में छोटे और सीमांत किसानों का कर्जा माफ होने वाला है। बीजेपी ने वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि 6 महीने के भीतर कर्जा माफ कर देंगे सभी किसानों का। यहां शर्तें लागू नहीं है छोटे और लघु टाइप से। कितना कर्ज है, बिना शर्त माफ होगा या नहीं होगा, आप गिनना चालू कीजिए।
कांग्रेस सरकार को हर हफ्ते किसान बुलेटिन जारी करनी चाहिए कि इस हफ्ते कितने किसानों का कितना कर्जा माफ किया गया, कितने ऐसे किसानों को 10 लाख का मुआवजा दिया गया है। आप भी गिनना चालू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब की खेती संकट में है। 10 साल में अकाली बीजेपी शासन में पंजाब की कृषि विकास दर लगातार गिरी है। 2004-05 में जहां यह दर 0.95% थी, लेकिन इसके बाद यह नेगेटिव हो गई। 2014-15 में माइनस में चले गई, -3.4% हो गई। पंजाब में खेती के काम में लगे करीब 66 लाख लोगों की आर्थिक हालत इस दौरान खराब हुई। पंजाब की जीडीपी राष्ट्रीय औसत से नीचे है, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था खस्ता है। कांग्रेस का तीसरा बड़ा वादा, जिस किसान ने आत्महत्या की उसके परिवार को 10 लाख मिलेगा। पिछली अकाली बीजेपी सरकार ने 3 विश्वविद्यालयों को 2010-2013 के बीच किसानों की आत्महत्या की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए काम दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 10 के बीच तक 6,926 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से आधा से ज्यादा किसान थे, यानी 3000 किसान परिवारों को 10-10 लाख मुआवजे देने होंगे कांग्रेस को वादे के अनुसार। कहीं कांग्रेस का यह वादा मोदी सरकार के 15 लाख हर खाते में आएंगे जैसा न बन जाए, इसलिए जरूरी है कि आप आज से ही गिनना शुरू कर दीजिए कि कितने परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा पंजाब सरकार देती है। रोज गिनिए। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बेरोजगार युवाओं को 1 लाख टैक्सी और दूसरे व्यापारिक वाहन हर साल रियायती दाम पर दिलाने का वादा किया है। इसके अलावा हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया है। बेरोजगार को हर महीने 2,500 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस वादे को कैसे पूरा करेंगे? ये जनता की समस्या नहीं है, उन्होंने किया है और जनादेश जनता ने उनको दे दिया है, तो ये अमरिंदर सिंह की समस्या है। पंजाब के 18 से 29 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 16.6% है, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 10.2% ही है। यह इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे कि कितने बेरोजगारों को हर महीने 2,500 भत्ता देने हैं, और मुख्यमंत्री का काम आसान भी कर रहा हूं एक तरह से। पंजाब सरकार ने वीआईपी कल्चर और लाल बत्तियों को भी खत्म करने का घोषणा पत्र में वादा किया है। मैंने आज ध्यान नहीं दिया कि शपथ लेने के बाद कैप्टन साहब जिस गाड़ी से गए हैं उस पर लाल बत्ती थी या नहीं। अगर आप कभी गुजरते हुए देखें तो फोटो लेके प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दें ताकि वो इसे मुद्दा बना दें। कल से ही आप ऐसी तस्वीरें खींचने के काम में चालू हो जाइए। बेघर दलितों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें मुफ्त घर मिलेगा। 5 मारला जमीन देने का वादा किया उन्होंने, और सरकार चाहे तो ये जमीन दे सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं, सरकार के पास होती है जमीन। आम आदमी पार्टी अगर इसे लागू करने के लिए दबाव बनाने के काम में जुट जाए तो विपक्ष में रहने का सुख प्राप्त हो सकता है। अभी इतना ही। हम यूपी में जब सरकार बनेगी तो बीजेपी के वादों को याद दिलाएंगे। बाकी आप समझदार हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।